श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका में। और हर बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य पत्रिका लेकर मैं यानी अशोक पांडे हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम में हम अक्सर चर्चा करते हैं अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। तो हमारे परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है, इस बारे में हमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है दिनचर्या की। जी हाँ, अगर हमारा डेली का रूटीन अच्छा नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसके दुष्प्रभाव जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य में देखने को मिलते हैं। अगर हमारी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो फिर हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं कमोबेश सभी की दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। अगर हम समय से सोकर नहीं उठते हैं, हम व्यायाम नहीं करते, हम भोजन सही से नहीं करते, हमें नींद सही से नहीं आती, पूरी जितनी मात्रा में नींद हमें लेनी चाहिए हम उतनी नींद नहीं लेते, हम योग आसन नहीं करते, या फिर हम तली भुनी चीज़ों का प्रयोग अधिक करते हैं, मसालेदार भोजन का प्रयोग अधिक करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी दिनचर्या का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता हमें है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हमने जो डेली का रूटीन बना रखा है हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। हालांकि आजकल के समय में हमारी पेशेवर अड़चने कई सारी हैं जिनकी वजह से हम कई बार दफ्तरों में व्यस्त होते हैं, कई बार अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपनी शॉप पर या उसके काम से कहीं अलग व्यस्त होते हैं। कई बार हमारा आना जाना ऐसा होता है कि वहाँ हम समय से अपनी दिनचर्या फॉलो नहीं कर पाते, पर फिर भी इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और अगर हम दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते तो हम अपने स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर हमारी दिनचर्या सुनिश्चित हो जाए तो हम अपने स्वास्थ्य की 50% जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि हम समय से सोकर के उठें, और समय से सोकर हम तब उठेंगे जब हम समय से सो जाएंगे। तो नींद का पूरा होना बहुत आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर हमने 6 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं ली है तो हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो उसकी वजह से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपना शिकार बना सकती हैं। हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं, हम समय से भोजन नहीं करते हैं, हमने सुबह में नाश्ता नहीं किया या दोपहर में सीधे हमने भोजन कर लिया। कई बार हमारी ऐसी आदतों की वजह से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो नींद पूरी करें और समय से बिस्तर पर चले जाएं और सो जाएं, और सुबह समय से फिर से सो करके उठें ताकि आपकी अगले दिन की जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित हो। दिन की शुरुआत योग, आसन, प्राणायाम जैसी चीजों से कर सकते हैं। थोड़ा टहल घूम सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो सुबह की ताजी हवा है वो हमें मिल सके, क्योंकि आजकल तो तापमान इतना हो रहा है कि दिन में 8 बजे के बाद कहीं भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। धूप इतनी तेज हो जाती है, तापमान 40-42 के आसपास जा रहा है। और ऐसे में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपना सर ढक कर चलें, पानी की बोतल साथ में हो हमारे पास, अगर हो सके तो धूप से बचें। फिर भी अगर आवश्यक है अपने कार्य के लिए बाहर निकलना तो निश्चित तौर पर निकलें, पर बहुत सारी सावधानियों पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इन सारी बातों पर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, और न केवल अपने स्वास्थ्य को बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में ये एक नया कदम होगा। और श्रोताओं, आपको पता है कि मई माह की अंतिम तारीख यानी 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तंबाकू का सेवन या पान मसाले का सेवन या मदिरा पान, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं। तो तंबाकू सेवन के ऐसे दुष्परिणाम जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, उन दुष्प्रभावों के बारे में हमने चर्चा की है BHU के डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी से। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी क्या बता रहे हैं तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में, कि हमें इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो और इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यों इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी। वर्ल्ड नो टोबैको डे
या तंबाकू निषेध दिवस 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन मना रहा है। हर साल 31 मई को ये मनाया जाता है। इसका मुख्य है कि हम कैसे लोगों को जागरूक करें, तंबाकू के बारे में बताएं, होने वाले हानि के बारे में बताएं और क्या क्या उससे आगे चल के परेशानी हो सकती है इसके बारे में बताएं। और इसके लिए गवर्नमेंट भी हर समय समय पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और हर देश की गवर्नमेंट अपने अपने ढंग से नियम कानून बनाती हैं और हमारे देश ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे जैसे डायरेक्शन देता है उसी के ढंग से कानून बनाते हैं और अपने ढंग से भी हमारी मिनिस्ट्री जो है हेल्थ मिनिस्ट्री हर जगह उसी ढंग से हमारे काम कर रही है। तंबाकू का जो सेवन है डॉक्टर साहब, अगर हम एक नजर डालते हैं उस पर, तो जो विभिन्न आय वर्ग हैं वो सबसे निचले तबके से लेकर के और समाज का जो सबसे उच्च वर्ग है वहां तक तंबाकू लगभग हर घर में अपनी पैठ बना चुका है। हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य आज इस समस्या से ग्रसित है। लोग डॉक्टर्स की नजर में अगर हम देखें तो लोग इसे समस्या कहते हैं, लेकिन जो इसका सेवन करते हैं उनकी नजरों में ये किसी दूसरी तरह से लिया जाता है। शायद उनको इसमें आनंद आता हो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इसे एक बहुत गंभीर बीमारी का कारक मानते हैं। तो क्या कारण है लोग इसके प्रति इतना आकर्षित होते हैं, क्यों इसके प्रति इतना लगाव रखते हैं? देखिए, तंबाकू के तो सब लोग जानते हैं कि तंबाकू दो तरह के होते हैं। एक स्मोकिंग पान जो स्मोक करते हैं हम लोग धुएं के साथ, जैसे सिगरेट बीड़ी, और एक च्यूइंग जो चबाने वाले तंबाकू होते हैं जैसे पान गुटखा मसाला, इस तरह में जो तंबाकू उपयोग होता है। अब ये कभी कभी क्या होता है कि सिंबल स्टेटस बन जाता है कि उस कई घरों में, जैसे अब नौजवानों में आजकल बड़ा है कि अब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पता लगता है कि एक सिगरेट पी रहा है तो दूसरा पीने लगता है, क्योंकि उसको एक शुरू में ये लगता है कि अपना सिंबल स्टेटस दिखाना है। शुरू में इसमें आनंद भी आता है क्योंकि उसमें जो ऐसे पदार्थ होते हैं निकोटीन, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, उससे प्लेजर होता है। लेकिन ये बहुत क्षणिक होता है या कुछ महीनों के लिए होता है। उसके बाद उनकी आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन के बाद वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो छोड़े भी नहीं जा सकता। और इसके उनको और कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे बीमारियां फेफड़े की बीमारी हो सकती है, 100 लोगों में लंग कैंसर है तो उसमें 90 लोगों को स्मोकिंग की वजह से होता है। इसी तरह और बीमारियां, हार्ट, उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, जो एक हमारे शरीर में पदार्थ होता है ब्लड में, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इसको बढ़ाता है। और ये दोनों कारक है ब्लड प्रेशर के। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर वजह से हार्ट पे जोर आया और उसकी वजह से हार्ट में फेलियर है, हार्ट में और प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से गैस्ट्रिक अपसेट होता है, गैस्ट्रिक होता है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, आई में दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि उस एक थोड़ा सा है कि आय का जरिया भी बना हुआ है लोगों में। कई जगहों पे इसकी खेती होती है और वो लोग कहते हैं कि भाई इसी की खेती पे डिपेंड है। शायद इसी वजह से सरकार पूरी तरह बैन भी नहीं कर पाती है। एक तरह से आय का जरिया, और हर वर्ग के लोग इसलिए इफेक्टिव हैं कि हर तरह के उसमें अवेलेबल होता है। अगर देखिए बीड़ी है तो सस्ते फॉर्म में होगा, सिगरेट है तो और महंगे फॉर्म में होगा। तो हर स्तर के लोगों के लिए हर स्तर का टोबैको यूज अलग अलग ढंग से बने हुए हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर इसकी, जैसे आपने कीमत की बात करी, कि अगर इसके मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो शायद इसका प्रभाव ये पड़ता है कि लोग इसका सेवन कम कर देते हैं। क्या ऐसी संभावना रहती है? देखिए, ऐसे तो कहीं ऑब्जर्वर में जितना भी हम लोग देखते हैं उसमें नहीं होता है। सरकार का है फ्रेमवर्क पॉलिसी है कि हायर टैक्सेस ऑन टोबैको, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2005 में अपनी मीटिंग में कह चुका है और हमारे भारत देश भी उस पर अमल कर रहा है। और 2005 से हायर टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट लागू है हमारे देश में। उसकी वजह से कई टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी महंगाई बढ़ाए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि उसके उपयोग में कमी आ रही हो, ऐसा देखा नहीं जा रहा। कई दिनों पहले देखने में ये आया कि सरकार ने तंबाकू वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। प्रतिबंध इस तरह से लगाया गया कि जैसे जो गुटखा था या जो अन्य चीजें थी उसमें तंबाकू को उसके साथ मिश्रित करके बेचने के बजाय उसको अलग पैकेट में ला करके बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अंततः वो खाने वाला व्यक्ति या जो ग्राहक है उसके मुंह में तो वो तंबाकू के साथ मिश्रित होकर के ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है, या तंबाकू उसी मात्रा में, उसी अनुपात में, या अब तो चूंकि अलग से उपलब्ध है तो लोग ज्यादा भी खाते हैं? तंबाकू थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, इफेक्ट उतने लगभग बराबर ही आता है, क्योंकि जो शरीर में जो तत्व हमारे निकलते हैं तंबाकू के खाने से, तो तत्व उसी अनुपात में, ऐसा नहीं कि ज्यादा खाने से कम खाने पे आता है। अगर तंबाकू चला गया तो उतने ही निकल के आता है, तो इसमें कोई कम या ज्यादा से नहीं होता। हाँ, अलग अलग अगर इस तरह है तो उसमें मिलाने में और अधिकता ही होती है, तो बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि आदमी को कम से कम इसको हमेशा
जागरूक होना है कि तंबाकू को हम कम से कम उपयोग करें। सबसे बेस्ट पार्ट यही है, और उसके बारे में जाने। नहीं तो इस तरह तो हम लोग देखते रहते हैं और कोई न कोई चीजें कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, फिर हम कम खा रहे हैं। एक तो फिर और तुलना करने लगते हैं कि फला तो 3 बार खाता है, हम तो 2 ही बार खाते हैं, फला 10 बार खाता है। इसकी वजह से नहीं, तंबाकू अगर गया छोटे अमाउंट में हो या ज्यादा अमाउंट, नुकसान उतना ही करता है। युवा पीढ़ी खास करके जो नवयुवक हैं, उनका आकर्षण इसकी तरफ अधिक होता है। जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि वो अपने आप की तुलना करते हैं कि हाँ, उस लड़के के हाथ में उन्होंने कुछ देखा तो ऐसा ही कुछ उन्हें भी चाहिए, ताकि वो एक स्टेटस सिंबल का भी काम करे और जो भी उनको उससे लाभ नजर आता है। लेकिन खास करके युवा पीढ़ी जब इस ओर आकर्षित होती दिखती है आपको, तो क्या नजर आता है? इस देश का भविष्य है युवा। भारत आने वाले समय में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश होगा। अगर वो इतनी आसानी से नशे की गिरफ्त में, तंबाकू की गिरफ्त में चला जाएगा तो कैसा भविष्य नजर आता है? देखिए, युवा जो हम लोग कहते हैं टीनेजर्स है, युवा वाले एज में, उसमें हर बुरी चीज उस समय बहुत अच्छी लगती है। तो तंबाकू भी इसे एक तरह से देखते हैं कि अगल बगल, और उसमें थोड़ा आजकल है कि पढ़ाई वगैरह में भी टेंशन का माहौल है। तो स्ट्रेस एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से लड़के आकर्षित होते हैं कि हम कोई नशा पान करने लगे, और ये बहुत मेजर फैक्टर है। उसके बाद युवा फिर शुरू में वही एक थोड़ा सा उसको प्लेजर महसूस होता है, फिर उस समय लगता है कि पढ़ाई हमारी बढ़ गई, लेकिन बाद में वही जब आदत हो जाती है तो पढ़ाई कोई मतलब हमेशा बोलने की शक्ति, ये सब मेमोरी लॉस, ये सब बड़ा कॉमन फीचर है। और युवा इस चक्कर में हमेशा बस देखने की फला कर रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा, हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी चक्कर में शायद नशे की आदत पकड़ रहा है। और जो कि हम समझते हैं कि युवा को अगर ज्यादा जागरूक करें तो युवा समझदार भी है, वो आगे समझदार अपने ढंग से कर सकता है। सरकार ने क्षेत्र में भी कदम उठाए हैं, और जो भी ऐसे संस्थान हैं, जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या स्कूल्स हैं, उनके आसपास के कुछ एक दायरे को प्रतिबंधित किया है। ये संबंध में क्या पॉलिसी बनाई है सरकार? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भारत सरकार की है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो क्या कर रहा है कि पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सारी यूनिवर्सिटीज को लेटर लिख के किया है, और हर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि वहाँ बैन करा जाए 100 से 150 मीटर की दूरी पे सारे जो टोबैको प्रोडक्ट हैं, और अंदर कैंपस में नहीं है, कैंपस से इतना दूरी पे बैन किया जाए। और उसका काफी असर भी करा, कई स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोऑपरेट भी कर रही हैं। और चूंकि थोड़ा सा लार्ज स्केल पे है, इसमें पब्लिक को भी उतना सपोर्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अकेले सरकार का काम नहीं हो सकता, इसमें पूरी तरह पब्लिक का भी सहयोग चाहिए, और ज्यादातर अब पब्लिक सहयोग कर रही है। इसी में देखा गया है कि कुछ स्मोकिंग का परसेंटेज बहुत उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन और फॉर्म ऑफ टोबैको जो है, चीविंग टोबैको, ये सब बढ़ रहा है। और दूसरी एक चीज एक रिसेंट सर्वे में आई है कि इसमें लड़कियों में भी टोबैको स्मोकिंग वगैरह का उपयोग बढ़ रहा है, जो कि हालत चिंताजनक है, और उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपके पास तो ढेरों ऐसे मरीज रोज आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं, जो तंबाकू सेवन से जो विभिन्न बीमारियां हो रही हैं उनमें किसी न किसी एक से ग्रसित रहते हैं। इनकी काउंसलिंग करने की कोई व्यवस्था क्या सरकार ने जिला चिकित्सालय में या किसी अन्य अस्पताल में, ऐसे प्राइवेट संस्थानों में कहीं कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध है जहां पर माँ बाप, चूंकि घर पर भी वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, इस बारे में सचेत करते ही होंगे, लेकिन क्या ऐसा कोई संस्थान, कोई ऐसा काउंसलिंग सेंटर या केंद्र ऐसा नहीं है जहां पर ऐसे बच्चों की कोई काउंसलिंग की जा सके कि नहीं, ये आपके लिए नुकसानदेह है? देखिए, तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इसका एक सेंटर होता है। अस्पतालों में ज्यादातर कुछ एसोसिएशन होती हैं, प्राइवेट एसोसिएशन, वो चला रही हैं टोबैको उन्मूलन कार्यक्रम पे। कुछ कॉलेजेस जो हॉस्पिटल हैं वो चला रहे हैं, हर जगह ये सेंटर एक बने हुए हैं, लेकिन उस मास लेवल पे जो इनकी वर्किंग होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है, और उम्मीद है कि भविष्य में होगी। लेकिन कई जिलों में तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम बड़े बृहद स्तर से चलाए जा रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं तंबाकू सेवन से होने वाली। जैसे आपने बताया कि मुंह का कैंसर है, या लंग्स में समस्या हो जाती है, हार्ट में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं और तंबाकू उसके लिए कितना जिम्मेदार है? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, मैंने उनको देखा था, वो तंबाकू का सेवन जीवन भर उन्होंने किया और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। और एक ऐसा भी व्यक्ति का उदाहरण सामने आता है जो कभी कोई नशा नहीं करता था और उसको कैंसर हो गया। तो ये उदाहरण दे करके लोग अपने बचाव की कोशिश करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? इसमें देखिए, हम लोग अक्सर ओरल कैंसर को देखते हैं और लंग कैंसर भी हम लोग को दिखता है। तो ओरल कैंसर, हम बता दें, ओरल कैंसर का परसेंटेज 100 में अगर 1 लोगों को होता है, 100 लोग अगर तंबाकू खा रहे हैं तो 1 या 2 को ही होगा या 3 को होगा, लेकिन वो तीनों को होगा तो जरूर तंबाकू खा रहा है। 97 को हो सकता ना हो, लेकिन जो 3-4 को होता है वो जरूर तंबाकू खा रहा है। तो तंबाकू हर तरह से एकदम तरह से प्रूव हो चुका है कि तंबाकू रिलेटेड है।
अब चूंकि बॉडी बड़ी कम्प्लेक्स होती है, किसी का बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है, किसी का बॉडी नहीं रिस्पॉन्स करती है, तो ये भगवान की बनाई हुई बॉडी है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं कि अगर ये चीज हमें बीमार कर रही है तो उसको हम अपने ढंग से उसको कंट्रोल करें। हम क्यों करें? जब जो भी हमें कैंसर का मरीज मिल रहा है उसकी हम हिस्ट्री पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो तंबाकू जरूर उपयोग कर रहा है। तो इसका मतलब तंबाकू कारण तो है, लेकिन तंबाकू सबको नहीं कर रहा है। अब ये बहाना नहीं लिया जा सकता, इसलिए तंबाकू हम देखते हैं, तंबाकू को हर हालत में बचना चाहिए। क्योंकि जितने भी कैंसर इस तरह के, जैसे मुख के कैंसर, गले का कैंसर और लंग का कैंसर, ये स्पेशली तीनों, तो इसमें जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो 90% केसेस में हमें तंबाकू उपयोग मिला हुआ होता है, 10% में नहीं होता है। तो हमें उसी ढंग से काम देखना चाहिए। अच्छा, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो तमाम सारे देश हैं उनमें और भारत में अगर तुलना की जाए तो क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि तमाम सारी मौतें दुनिया भर में तंबाकू सेवन की वजह से होती हैं। भारत ऐसी स्थिति में कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के या जो हमारे अपने आधिकारिक आंकड़े हैं क्या कहते हैं? हमारे आधिकारिक आंकड़े कि भारत का विश्व में ओरल कैंसर में फर्स्ट स्थान है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कई चीजों में फर्स्ट आना हमें अच्छी बात लगती है, लेकिन ओरल कैंसर में भारत में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर होता है भारत में। क्योंकि यहाँ तंबाकू का उपयोग भारत सबसे विश्व में, चाइना उसके बाद भारत, उपयोग भारत में ज्यादा होता है। लेकिन मुख वाले कैंसर का भारत में सबसे नंबर 1 है। दूसरा है कि लंग का कैंसर, 90% होता है। ये विश्व में, भारत में भी है, ये और देशों में भी है, जैसे वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं उसमें भी लंग का कैंसर है कॉमन। लेकिन मुख का कैंसर एकदम नंबर 1 पे है, और ये 10वां काज बनता है हमारे डेथ का, 10th काज। कई कैंसर जैसे डेथ के कई कारण होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उसमें 10वां एक तरह से एक मेन फैक्टर है ये तंबाकू का उपयोग, जो कि मुंह के कैंसर के रूप में और गले के कैंसर के रूप में हमारे भारत में सर्वव्यापी। चूंकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस से पूर्व हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर आज हमारे स्टूडियो से जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन। अगर फर्म डिटर्मिनेशन है कि हमें छोड़ना है, छोड़ा जा सकता है। 2-4 दिन प्रॉब्लम होती है, एक डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम छोड़ने में होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करे, वो भी एक तरह से पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसे मार्केट में कुछ आ रहे हैं प्रोडक्ट, कुछ हद तक वो सही है, लेकिन उसमें भी जब तक आपकी दृढ़ इच्छा नहीं होगी, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक वो भी बहुत हेल्पफुल नहीं होंगे। तो हमें तो यही लगता है कि इसके बारे में जागरूक हों और क्या क्या हो सकता है इसको देखते हुए हम कितना अपने को डिटरमाइन करें, बेस्ट है। अदरवाइज सब हॉस्पिटल में काउंसलर भी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कई हमारे यहाँ बीएचयू में काउंसलर भी हैं इसको छुड़वाने के लिए। उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं कैसे स्ट्रेस न लें, और स्ट्रेस लें, स्ट्रेस किसी को होता है तो वही फैक्टर क्यों टोबैको ही है, कोई और चीज नहीं क्यों हम देख सकते हैं स्ट्रेस को हटाने के लिए। तो ये सब चीजें करके हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और जैसे आजकल तो योग वगैरह और भी है स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो उसको हम लोग ये सब काउंसिल करके, तो हमारा अभी भी मानना है कि फर्म डिटर्मिनेशन, किसी की दृढ़ इच्छा हो, उससे ये रोका जा सकता है। कोई भी बुराई ऐसी नहीं है जिसे हम छोड़ ना सके, जिसका हम त्याग न कर सकें। बस आवश्यकता है कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और अंदर से हम संकल्प लें कि हम इसे छोड़ेंगे तो हम इसे निश्चित तौर पर छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके आए, हमारे श्रोताओं को तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इतनी बेहतरीन जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी है। आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, सुना आपने कि तंबाकू का सेवन किस हद तक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो आज ही तंबाकू को छोड़ें, और न केवल छोड़ें बल्कि हमारे आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो तंबाकू या इससे बने हुए अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो प्रयास करें कि उनकी भी ये आदत छुड़वाई जा सके। तभी हम कुल मिलाकर के इस मुहिम में कामयाब होंगे कि हम तंबाकू के सेवन से कैसे बच सकें। तो ये तो रही बात विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर। और श्रोताओं, हमें पता है कि आने वाले जून महीने में दुनिया भर में योग दिवस के रूप में कई सारे आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे। तो योग का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव है और योग करने से हमें कौन कौन से शारीरिक लाभ हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है, जैसे कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है योग प्रशिक्षक डॉक्टर अभिषेक कुमार जी से। अभिषेक जी योग प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कई सारे माध्यमों से फिजिकली, डिजिटली वो लोगों को योग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और कई सारे लोग
उनसे इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन सुबह में शाम में समय निकाल कर उनके साथ सामूहिक रूप से डिजिटली या जिस भी माध्यम से वो योग कर सकते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और योग की प्रक्रिया करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। और जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर वो घर पर जाकर के इस बारे में भी चर्चा करेंगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी काम करेंगे। तो योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, इस बारे में आइए सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर अभिषेक कुमार जी का। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और स्टूडियो में। नमस्कार अभिषेक जी, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं योग के महत्व पर। कोविड के समय में हम सभी ने देखा कि किस तरह आयुर्वेद ने और योग ने जी हम सभी को सुरक्षित बचाए रखा। बिल्कुल। इतने बड़े प्रकोप से हम सभी सुरक्षित रहे। तो इसमें जो हमारी रहन सहन की पद्धति है, जो हमारा आयुर्वेद है और जो हमारा योग है, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला जी। अभी की स्थिति में अगर हम बात करें योग की, तो सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी दीजिए इसके बारे में। बहुत बढ़िया। देखिए, इस समय अभी हर घर आयुर्वेद भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा चल रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखें, और जिसमें योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी जैसा कि मौसम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और इसके लिए विशेष रूप से हमको अपने फेफड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना रहता है। देखिए, प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, उसका नाम ही है प्राणायाम। जब तक शरीर में प्राण है, और आयाम माने उसका विस्तार, प्राण का जैसे हम विस्तार करते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ समय की सीमा में इसको समझते हैं। सबसे पहला एक षटकर्म का अभ्यास होता है कपालभाति क्रिया। इसको तो प्रतिदिन धीरे धीरे आपको करना है। कुछ अभ्यास हम इसमें बता भी देंगे। जैसे आपको सांस को अब केवल पेट के झटके से धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकना है, कुछ इस प्रकार। एक बार सांस आपने फेंकी और वो स्वतः आपका पेट अपने से बाहर आ जाए, फिर उसको आप सांस को पुनः बाहर फेंकें। बिल्कुल सरल तरीका है। और अगर जैसे इसमें किसी को हाई बीपी की समस्या है, किसी को और भी कोई दिक्कत है, तो धीरे ही धीरे इसको करना है। दूसरा इसमें एक सबसे अच्छा अभ्यास है जो है कि कुंभक क्रिया। प्राणायाम में कुंभक का ही बहुत महत्व है। उसमें कुंभक माने श्वास को रोकना होता है, और यही प्रक्रिया है जैसे हमारा लंग्स में मिलियंस ऑफ पोर होते हैं, फेफड़े में छिद्र बहुत सारे होते हैं, कई सारे वो बंद बने रहते हैं, जिसके कारण पूरा ऑक्सीजन हमारे जो है लंग्स में जाता ही नहीं है। तो एल्वोलाई जो लंग्स की यूनिट्स है, तो कोशिश है कि जब हमने सांस भरा और उसको आप होल्ड करें, 1 2 3 4 आपने काउंट करा, मन में रोका, और उसको आप रोके रहें। सांस को भरने के बाद लगभग इसका रेशियो वैसे 1:4:2 का है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, लेकिन अभी शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार 1-2-2 के अनुसार रोक सकते हैं। आपने श्वास भरा और उसको रोका। और उत्तम रहेगा कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं है, तो आप ये जालंधर बंद लगा लें, माने अपने चिन को नेक से दबा दे, अपनी ठोड़ी को गर्दन झुकाकर इसको सीने तक ले आए, बिल्कुल। और उसको श्वास को आप काउंटिंग से रोकें, और फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके फिर जो वायु बाहर फोर्सली जाएगी, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। 1 से 3 सांस नॉर्मल ब्रीदिंग, पुनः इसी क्रिया को दोबारा दोहराएं। तो आप इस तरह से 10 से 15 चक्र करें। देखिए, इससे आपका जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमारे शरीर के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है। तो इसके करने से आपका एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा अच्छा, और प्लस ब्रेन में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके द्वारा जो सीक्रीट होने वाले हार्मोन्स है, जिनको वो रेगुलेट करती है ऑल ओवर बॉडी। और दूसरा जो स्ट्रेस की भी समस्या रहती है, जैसे अब 9 बजे ऑफिस जाना है कई लोगों को, तो उसमें जल्दी दौड़ भाग की समस्या रहेगी। तो आप केवल अगर 10 मिनट भी इस अभ्यास को करते हैं, तो आपका एक तरह से जो स्ट्रेस रिलीजर भी है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसको ये धीरे धीरे इसके स्तर को ब्लड में कम करेगा। प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है, और योगाभ्यास सभी को प्रतिदिन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं,
उसी तरह इसको करना है। किसी दिवस विशेष का इंतजार नहीं करना है, किसी विश्व योग दिवस की जून का इंतजार नहीं करना, हमारा प्रतिदिन योग दिवस होना चाहिए और हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। दिनचर्या का हिस्सा, बल्कि प्रति दिवस नहीं, हमारा तो हर पल योगमय होना चाहिए। जी अभिषेक जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि दफ्तरों में जो कार्यशैली है, एक समय सीमा जो है, सुबह 9 बजे आ जाना और शाम को 5 बजे 6 बजे वापस घर जाना, और कई बार दिन का दिन पूरा कुर्सी पर बैठे बैठे बीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं अक्सर लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द, या इस तरह की गर्दन में दर्द, इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या उपाय है, किस तरह का उनके लिए बहुत ही सरल तरीका है। 5 अभ्यास वो केवल कर लें। 2 अभ्यास गर्दन के, माने ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, गर्दन को केवल ऊपर नीचे 3-3 बार कर लें, दाएं बाएं कर लें। कंधे का ये जो स्कंद शक्ति विकास क्रिया, अपनी दोनों एल्बो को मिला करके आपको केवल क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। जब आप एल्बो को मिला के खोलते हैं तो इसमें जब लंग्स का विस्तार होगा तो मोर ऑक्सीजन आपकी अंदर जाएगी और ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर जाएगी। योगाभ्यास में देखिए, ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं कि सांस को लेने का बहुत महत्व नहीं है, सांस को ज्यादा छोड़ने का महत्व है। क्योंकि जब आप सांस ज्यादा छोड़ेंगे तो अपने आप सांस ज्यादा आएगी। जो हमारा रिदम है लंग्स का, वो बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाती है। तीसरा है, देखिए कमर का, एक चेयर पे बैठे बैठे तो कमर का क्या है कि 90 डिग्री कोशिश करिए कि आपका एंगल 90 डिग्री बने, हिप्स से 90। थाइस को पहले तो पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, थाइस पूरा सपोर्ट मिले। और दूसरा, नीचे फुटरेस्ट ऑफिस में जरूर होना चाहिए, जिससे कि पैर आपके जो घुटनों के ऊपर दबाव है वो बहुत कम से कम रहे। और दूसरा, खड़े होके हल्के से या लंच से पहले 1-2 बार आप ताड़ासन कर लीजिए, जिससे कि पूरा ऑल ओवर मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। हाँ, कहीं भी दफ्तर में बाहर निकलना है, थोड़ा सा आराम से अपने चेयर के पास ही खड़े होके कर सकते हैं, वहाँ भी किया जा सकता ये है। मुश्किल से 5 मिनट का अभ्यास है और सिटिंग वाले लोगों के लिए ये अमृत है, वरदान है। अभिषेक जी, योग एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी बात की जाए बहुत कम ही है जी। योग के बारे में हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ बताया है, और फिर भी हम उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। इसी का कारण है कि हम अक्सर बीमार रहते हैं या कई सारी व्याधियों से हम ग्रसित रहते हैं। चलते चलते हमारे श्रोताओं को योग के महत्व पर थोड़ा सा जानकारी देते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, जितना हमारा जीवन है वह सुखमय, आनंदमय और योगमय आप उसको बनाएं। हमारे पूरे ऑल ओवर, माने पूरे विश्व की जो भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो योग से बिल्कुल प्रमाणित होती है। तो इसको आप लोग जरूर से अपनाएं और सर्वे सन्तु निरामया में प्रतिष्ठित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप आए, आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं को योग के महत्व के बारे में, अपनी दैनिक जीवनचर्या का किस तरह से वो इसको हिस्सा बना सकते हैं, अपने काम के साथ साथ दफ्तर में बैठे बैठे या थोड़ा सा ब्रेक लेकर के किस तरह से अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित रख सकते हैं, इस बारे में आपने जानकारी दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और योग करने से न केवल हम अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अगर हम परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ करके योगाभ्यास की प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आने वाले जून माह में निश्चित तौर पर पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में इस तरह के तमाम आयोजन होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जहां भी संभव हो सके योग के बारे में प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में योग करिए, ताकि उसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ सके और आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका में फिलहाल के लिए इतना ही। और इस गर्मी में अपने आप को बचा करके रखें, पानी का सेवन थोड़ी थोड़ी देर में करते रहें, धूप से जितना हो सके बचें, और जो बातें इस कार्यक्रम में, स्वास्थ्य पत्रिका में आपने सुनी, उन पर हो सके तो अमल करें, ताकि आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। हम बस इतना ही चाहते हैं। तो फिर स्वास्थ्य पत्रिका के अगले अंक में होगी आपसे दोबारा मुलाकात, और तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने मित्र अशोक पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।